नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद परिवार और फैंस के मातम पसरा था, लेकिन कातिल जश्न मना रहे। पुलिस के बैक ऑफ कातिल गुजरात के मुद्रा पॉइंट पहुंचे। यहां समुद्र किनारे उन्होंने जश्न मनाया, जिसके बाद फोटोशूट भी कराया। तस्वीरें अब सामने आई है। इसमें अंकित, दीपक मुंडी, सचिन भिवानी, प्रीतवर्क फौजी और कशिश उर्फ कुलदीप दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दीपक मुंडी अभी तक फरार है। इससे पहले भी इन कातिलों ने मूसेवाला के कत्ल के बाद कार में पंजाबी गीत पर जश्न मनाया था, जिसकी वीडियो भी शूटर अंकित शेरशाह के मोबाइल से मिली थी। मूसेवाला के कत्ल के बाद 5 राज्यों की पुलिस कातिलों के पीछे लगी हुई थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के लिए रिकॉर्ड कर रही है। इसके बावजूद यह 5 गुजरात के मुद्रा पॉइंट पर एंजॉय कर रहे थे। वहीं हाल ही में एनकाउंटर के बारे में गए शूटर भी पंजाब में ही शूटर हुए थे। मूसेवाला के कातिल फरार शूटर दीपक मुंडी के मामले में पंजाब पुलिस बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने मानसा कोर्ट में 24 कातिलों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें से 166 गवाह बनाए हैं। हालांकि दीपक मुंडी के बारे में पुलिस के पास ठोस जानकारी नहीं दी है। न उनके पिता का नाम पता और न ही उनके घर का एड्रेस पुलिस के पास है। मानसा पुलिस ने कोर्ट में मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट दायर कर रही है। इसको लेकर पंजाब की आप सरकार फिर सिक्योरिटी चूक से घिर गई है। पुलिस ने इसमें लिखा है कि 28 मई को मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती की गई। इसका पता चलते ही कोडली ने भी सभी शूटर को मानसा पहुंचने को कहा। मंगलवार को कर्नाटक के 2 ईदगाह मैदानों में गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर अदालतों ने 2 अलग फैसले दिए। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरे फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली में ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 अगस्त को रात हुई सुनवाई में बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति नहीं दी। 27 अगस्त को राज्य सरकार की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 30 अगस्त को ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंजुमन-ए-इस्लाम की याचिका को खारिज करते हुए हुबली ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन की इजाजत दे दी। 31 अगस्त को अंजुमन-ए-इस्लाम हाईकोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये विवाद बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह की 2 एकड़ और 5 गुठा जमीन का मालिकाना हक से जुड़ा है। इस मैदान पर कर्नाटक सरकार एवं वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। जून में बेंगलुरु के असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ने वक्फ बोर्ड को अपना मालिकाना हक साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स पेश करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेवेन्यू ऑफिसर ने ऐसा उन रिपोर्ट के सामने आने के बाद किया, जिसमें कहा था कि ये जमीन खेल का मैदान थी और शहर के नगर निगम यानी बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी की है। वक्फ बोर्ड ने बीबीएमपी के ईदगाह मैदान को स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन के तौर पर मान्यता देने को फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनौती दी। वक्फ बोर्ड को याचिका 25 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच बीबीएमपी के जमीन नियंत्रण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस जमीन का इस्तेमाल रमजान और बकरीद खेल के मैदान के रूप में और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए करने का आदेश दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद एक और सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी बगावती मूड में दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आने के वाले शर्मा ने बुधवार को पार्टी के मैनिफेस्टो प्रोग्राम से किनारा कर लिया। वे इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पहले शर्मा ने 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट जरूर मांगेंगे। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पिछले 5 दिनों में शर्मा उनसे 2 बार मिल चुके हैं। मंगलवार को आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह आजाद के मिलने पहुंचे थे। तीनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इससे पहले आनंद शर्मा 27 अगस्त को आजाद से मिलने के लिए उनकी सरकारी आवास गए थे। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि वे ब्लॉक, जिले और राज्य स्तर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ना तो अध्यक्ष पद के लिए वोटरों की संख्या बताई जा रही है। शर्मा के सवाल उठाने के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को इसे देखने का आदेश दिया था।
आनंद शर्मा कांग्रेस में बागी गुट G23 के सबसे मुखर सदस्यों में एक रहे हैं। तभी कांग्रेस की आत्मा बताया था 2020 को कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बागी रुख अपने वाले शर्मा की गिनती कभी गांधी परिवार के करीबी नेताओं में होती थी। पंजाब के तरननान शहर में एक चर्च में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार रात 12:30 बजे 4 आरोपी चर्च में दाखिल हुए। सीसीटीवी में 2 आरोपी दिखाई दिए, जिन्होंने चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु और मां मरियम की मूर्ति को चीर तोड़ दिया। पादरी की कार में भी आग लगा दी। इलाके में तनाव है। 3 दिन पहले जांडियाला के पास गांव में ईसाइयों के व निगाहों के बीच झड़प हुई थी। जो 4 लोग चर्च में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने गार्ड के सिर पर पिस्तौल रख उसकी बाजू को बांध दिया। चर्च में बनी पहली मंजिल पर माता मरियम और भगवान यीशु की मूर्ति तोड़ डाली। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपियों ने मूर्ति का सिर अलग किया और उसने उठाकर साथ ले गए। जाते समय आरोपी चर्च के अंदर खड़ी कार को भी आग लगा गए। ईसाई धर्म के लोगों ने बुधवार सुबह पट्टी खेमकरण राज्य मार्ग 2 को बंद कर दिया। धरने पर बैठने ईसाई इंसाफ और आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को जंडियाला गुरु के गांव डडुआना में चल रहे ईसाई कार्यक्रमों निहंग सिखों ने रुकवा दिया था। निहंगों ने वहां तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस घटना के बाद 150 निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 8 साल से नौकरानी के प्रताड़ित करने वाली रिटायर्ड IAS की पत्नी और निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पात्रा गिरफ्तारी के डर से फरार होने की कोशिश में थी। उससे पहले अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने सीमा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीमा को 12 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। 29 साल के एक आदिवासी दिव्यांग लड़की को रिटायर्ड IAS महेश्वर पात्रा की पत्नी ने घर में काम करने के बहाने उसे 8 साल तक कैद करके रखा था। पीड़ित का नाम सुनीता है। उससे बताया गया कि भरपूर खाना नहीं दिया जाता था, रोड से पीटा जाता था और गर्म तवे से जलाया जाता था। फिलहाल उसे कैद से छुड़ाकर रांची रिम्स में भर्ती किया गया है। इधर सीमा पात्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। मुझे फंसाया गया है। आज ही सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज्यपाल रमेश बैस ने सीमा पात्र मामले पर संज्ञान लेते हुए अपनी नाराजगी बताई है। पुलिस की शिथिलता पर भी अपनी गंभीर चिंता जताए हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से पूछा है कि अब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है। हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले में CM के दोषी पाए जाने की सूचना के साथ ही झारखंड की सियासत में एक भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष लगातार विधायकों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। पिछले 5 दिनों से विधायकों की सुबह शाम CM हाउस में हाजिर लगवाई जा रही है, तो कभी सियासी पिकनिक के बहाने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन CM कैबिनेट की बैठक के बाद गुरुवार को रायपुर पहुंच सकते हैं। बुधवार शाम MLA प्रदीप यादव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता रायपुर पहुंचेंगे। वहीं आज ही भोक्ता के साथ 4 अन्य मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर ओराम और बादल पत्रलेख राज्य पहुंच वापस लौटेंगे। राज्य के कैबिनेट की बैठक के बाद महागठबंधन के सभी मंत्रियों और विधायकों के भी रायपुर जाने की चर्चा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वे अपने साथ उन सभी विधायकों को साथ ले जाएंगे जो फिलहाल राज्य में हैं। सरकार के विश्वस्त सूत्रों के माने तो 2 कदावर नेताओं पर हेमंत सोरेन को शक है, जो सरकार में टूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक JMM के हैं और एक कांग्रेस के। हेमंत सोरेन इन्हीं पर शिकंजा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विधायकों को रांची से बाहर निकालना भी इसी का हिस्सा है। अमेरिका ने करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इंजन में आग लगाने की आशंकाओं को देखते हुए यह फैसला किया है। इस बीच भारत ने अमेरिका से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों को शक है कि चिनूक हेलीकॉप्टर को इंजन में कुछ खराबी है। एक अधिकारी ने कहा, हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगाने की सूचना मिली थी। हमने करीब 70 हेलीकॉप्टर को इंस्पेक्शन किया, जिसके बाद चिनूक के पूरे बेड़े का परिचालन रोक दिया गया है।
इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान पर लगाई रोक के बाद में जानकारी मांगी है। भारतीय वायुसेना ने कहा, हमारे पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है, सभी ऑपरेशन में है, यानी भारत में इसी उड़ान नहीं रोकी गई है। सितंबर 2015 में भारत ने वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 15 चिनूक करार किया था, जिसकी कीमत लगभग $3 बिलियन थी। चिनूक 11 टन माल और 45 सैनिकों के सशस्त्र ले जाने में सक्षम है। यूपी में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन हुआ है। आयकर विभाग यानी आईटी ने लखनऊ, नोएडा और कानपुर समेत 22 जगह पर छापेमारी की है। आईटी ने यूपी में उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्था, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े अफसरों और ठेकेदारों पर छापेमारी की है। बुधवार को सुबह करीब 5 बजे छापेमारी हुई। आईटी दिल्ली में भी एक जगह छापेमारी कर रही है। इस ऑपरेशन का नाम बाबू साहब पार्ट 2 दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 18 जून ऑपरेशन बाबू साहब पार्ट 1 तहत कार्यवाही की गई थी। सरकारी संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर टेंडर मैनेज कराने का आरोप है। लखनऊ के विपुल खंड में रहने वाले डीपी सिंह के यहाँ इनकम टैक्स की टीम सुबह सुबह पहुंची। वहीं प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार है, उनके यहाँ 18 जून को ऑपरेशन बाबू साहब पार्ट 1 के तहत छापेमारी हुई थी। इसमें आईटी को डॉक्यूमेंट प्रूफ मिले थे। इसी आधार पर डीपीसी आईटी का रडार पर है। सरकारी योजनाओं में घोटाले करके कुछ अधिकारी आईटी के रडार पर आए हैं। करप्शन के इन मामलों में तार यूपी के उद्यमिता विकास संस्थान से जुड़े हैं। मार्च में संस्थान के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह की कार से 30 लाख रुपए नकद बरामद किया गया था। इसके बाद छापों का सिलसिला नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम समेत करीब 28 जगहों पर चला था। ताजमहल का नाम बदलने की मांग को लेकर निगम के सदन प्रस्ताव गया है। नगर निगम ताजगंज वार्ड परिषद ने ताजमहल का नाम तेज महालय करने का प्रस्ताव दिया है। आज यानी की होने वाली बैठक में भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर नगर निगम सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। उनका तर्क है कि नगर निगम में पिछले 4.5 साल में करीब 80 सड़क और चौराहे के नाम बदले गए हैं। ताजमहल का नाम बदलने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। जिस जगह ताजमहल है वो उस क्षेत्र के पार्षद भी हैं। ताजमहल नगर निगम की सीमा में है। ताजमहल में हिंदू सभ्यता से जुड़े कई चिन्ह मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में मेयर नवीन जैन का कहना है कि पार्षद शोभाराम ने ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव लगाया। प्रस्ताव सदन में पढ़ा जाएगा और इसी पर चर्चा होगी। ताजमहल का नाम अगर आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पास होकर तेज महालय भी हो गया तो भी इसी पुरातात्विक महत्व के संरक्षित स्मारक का नाम सरकारी दस्तावेजों में बदल ले सकेगा। किसी भी पुरातात्विक स्मारक का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। असम के बोइंग गांव में बुधवार को प्रशासन ने एक और मदरसा डरा दिया। आरोप है कि इस मदरसा को इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। कवे तरीक बाट 4 गांव में बने मरकाजुल मां आरिफ कुरियाना में मदरसे को कुराने को कई बुलडोजर बुलाए गए थे। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल भी तैनात किया गया। असम में हाल में ही इमाम और मदरसे को शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि आतंकी संगठनों AQIS और ABT से जुड़े हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मदरसों को गिराने की कार्यवाही कर रहा है। मदरसा गिराए जाने से पहले मंगलवार रात को 224 छात्रालयों को 2 मंजिल से इमारत से निकाला गया। ऐसी खबरें थी कि धार्मिक शिक्षकों के भेष में कुछ आतंकी राज्य में घुस आए हैं और राज्य विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। 30 अगस्त को गोलापारा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर यहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। इसमें ABT से जुड़ा एक पर्चा और AQIS का संदिग्ध लोगो भी मिला। झारखंड की अंकिता की हत्या के मामले में FIP के कनेक्शन की बात की जा रही है। दुमका से पूर्व विधायक लौसी मराडी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में पकड़ गए दोनों आरोपियों को खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन दोनों आरोपियों का कनेक्शन प्रबंधित संगठन FBI से है या नहीं, इस पर बिंदु पर जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं FBI का कनेक्शन इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन इस पूरे मामले की जांच के बाद इसकी पुष्टि की जा सकती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि संथाल परगना के इलाके में पीएफआई सक्रिय रहा है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मौजूदा सरकार में यह फिर सक्रिय हो गया। अंकिता को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल खरीद कर देने वाले शाहरुख के साथ ही नईम का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। हाई लेवल जांच टीम ने बताया कि नईम के मोबाइल से पता चला कि वो बैन बांग्लादेशी संगठन अंसार उर बांग्ला से प्रभावित था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट IGI पर विदेशी नोट छिपाने का एक अनोखा तरीका सामने आया है। CISF ने एक यात्री को पकड़ा है जो एक लहंगे में 1 लाख सऊदी रियाल छिपाकर विदेश जा रहा था। घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे की है, जब टर्मिनल 3 पर चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट इंटेलिजेंस ने यात्री का संदिग्ध एक्टिविटी का नोटिस किया था। एयरपोर्ट इंटेलिजेंस ने CISF को इनकी सूचना दी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। CISF ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला है। वीडियो में दिख रहा है कि यह यात्री के बैग से भारी मात्रा में लहंगा बटन मिले, जिसे CISF उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बता दें, एक दिन पहले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव किया गया है। नए सिस्टम के मुताबिक CISF के जवान यात्री को की डिटेल अब रजिस्टर की बजाय पाम टॉप में सेव करेंगे, जिसकी वजह से आपको चेकिंग में ज्यादा समय नहीं होगा। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। 91 साल के गोर्बाचेव लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने बिना युद्ध किए ही शीत युद्ध को खत्म कर दिया था, यानी बिना खून खराबे के कोल्ड वॉर खत्म करवाया गया था। गोर्बाचेव सोवियत के संघ एक बेहद प्रभावशाली नेता थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उनके निधन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया है। आज मॉस्को के उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोर्बाचेव विवादास्पद व्यक्ति रहे। पुतिन के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पुतिन सोवियत संघ के टूटने का ट्रेजेडी मानते हैं। इसके लिए गोर्बाचेव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पुतिन के साथ कई रूसी नेता ये मानते हैं कि सोवियत संघ के टूटने के जाने के बाद रूस कमजोर पड़ गया और उसकी इकोनॉमी गिर गई है। इस समय रूस आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकार ने 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के आंकड़े बुधवार को जारी किए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से ये जारी आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में GDP ग्रोथ 30.5% रही है। पिछले साल की समान तिमाही में ये 20.1% थी। देश की विकास दर पिछले यानी जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में काफी बेहतर रही। RBI ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति संबंधी बैठक में कहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट करीब 16.2% रहने की संभावना है। RBI ने FY23 के लिए रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2 पर बरकरार रखा। GDP का इकोनॉमी में हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। GDP देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। सितंबर महीना शुरू होने में अब बस एक दिन बचा है, तभी आज सितंबर महीना शुरू हो चुका है। नया महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो KYC न होने पर आपको अकाउंट चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने पर आपको ज्यादा टोल देना होगा। हम आपको ऐसे 4 बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए KYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक ने कहा है कि सभी ग्राहक 31 अगस्त से पहले अपनी KYC करा लें। इसके लिए बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। अगर 31 अगस्त तक आप अपने अकाउंट को अपडेट नहीं करते हैं तो आप अपने खाते में से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली आने जाने के लिए जो यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अब पहले के मुकाबले टोल ज्यादा देना दे सकता है। नए दौरे के मुताबिक कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल की दर 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है।
अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको 31 अगस्त से पहले ही केवाईसी कर लेना जरूरी है। ऐसा न करने पर अगली किस्त फंस हो सकती है। सरकार ने इस योजना के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। विस्तार से खबर पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता www.kalamkartavya.com है। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।